डीआरडीओ की तरफ से अभी F-35 में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम जैसी एक देसी सिस्टम को डेवलप करने में कामयाबी हासिल कर लिया गया है। यूक्रेन और रशिया के बीच चल रही लड़ाई की वजह से भारत की तरफ से अभी पहले से प्लान किए गए डिफेंस एग्जीबिशन और मिलिट्री एक्सरसाइज को अनलिमिटेड टाइम के लिए पोस्टपोन करने का फैसला किया गया है। भारत की तरफ से अभी आने वाले वक्त में अपनी नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर किन को चुना जा सकता है, और अंत में क्या यूक्रेन की तरफ से अभी सच में लगभग 3700 इंडियंस को अभी भी बंधक बनाकर रखा गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम को लेके। कल इसी से रिलेटेड कुछ अपडेट सामने आया था, जिसमें बताया गया था कि डीआरडीओ की इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अभी एक फ्रेश टेंडर को फ्लोट किया गया है, जिसे इंफ्रारेड सेंसर्स को फैब्रिकेशन करने के लिए फ्लोट किया गया है। बताया गया कि इन इंफ्रारेड सेंसर्स को अभी आगे चल के हॉकर 800 एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करके टेस्ट करने का प्लान किया गया है। अब इससे पहले भी उत्तम ऐसा रडार को सबसे पहले इसी एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जा रहा था, और अभी आईआरडी की तरफ से इस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम को टेस्ट करने की बात की गई है। ये एक मल्टी फंक्शनल इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम होने वाली है, क्योंकि इसमें फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सिस्टम के साथ इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम को भी कंबाइन किया गया है, जिसमें बोथ एयर टू एयर और एयर टू सरफेस कैपेबिलिटी मौजूद होने वाली है। अब नॉर्मली जो भी फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सिस्टम्स होते हैं उनको मेनली एयर टू एयर ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम बोथ एयर टू एयर और साथ ही एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन को कर सकता है। एडी की तरफ से बताया गया कि वो अभी फ्यूचर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए जिस टाइप की इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम को ढूंढ रहे थे वो रेडिली अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और मेनली वो अभी F-35 में इस्तेमाल हो रहे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम की तरह ही सिस्टम को तलाश कर रहे थे, जिसे को आगे चल के एमका में या फिर हमारे ट्विन इंजन डेगवेस्ट फाइटर में इस्तेमाल किया जा सकता है। और अभी डीआरडीओ की तरफ से इंडिजिनसली ऐसे एक सिस्टम को डेवलप किया जा चुका है जो कि वर्तमान के एग्जिस्टिंग आईआरएस सिस्टम के मुकाबले बेहतर रेंज और बेहतर कैपेबिलिटी को प्रोवाइड करने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। आप सभी को पिछले हफ्ते मैंने बताया था कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी पाकिस्तान बॉर्डर के करीब अपनी सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज को 7 मार्च से शुरू करने का फैसला किया गया था, लेकिन अभी जैसे कि यूक्रेन और रशिया के बीच लड़ाई चल रही है और इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स को अभी अपनी रिसोर्सेज को अपने सिटीजन्स को वहां से इवैक्यूएट करने के लिए इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो शायद अभी इसी वजह से ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस एक्सरसाइज को पोस्टपोन करने का फैसला किया गया। अभी तक ये क्लियरली बताया नहीं गया कि इस एक्सरसाइज को अभी कितने दिनों तक पोस्टपोन किया जाएगा और दोबारा इसको कब शुरू किया जाएगा, लेकिन इसी के साथ ही डिफेंस एक्सपो को भी यहाँ पर पोस्टपोन करने की बात सामने आई है। इसके लिए भी वजह यही बताया जा रहा है कि डिफेंस एक्सपो में पार्टिसिपेट करने वाले कुछ कंपनियों को अभी कुछ लॉजिस्टिक इशू का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से डिफेंस एक्सपो को अभी अनलिमिटेड टाइम के लिए पोस्टपोन किया जा रहा है, जो कि 10 तारीख से लेके 14 तारीख तक होने वाली थी। अभी लास्ट मोमेंट पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से 2 बड़े वॉर एक्सरसाइज के साथ साथ भारत का सबसे बड़ा डिफेंस एग्जीबिशन को भी पोस्टपोन किया जा रहा है। अब इसे दोबारा कब स्टार्ट किया जाएगा इसको लेकर भी अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया गया है, और जब तक गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए फ्रेश नोटिफिकेशन को इशू नहीं किया जाता है तब तक इसको पोस्टपोन करने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके, और अभी हम मल्टीपल अपडेट्स को एक ही हेडलाइन के अंदर कवर करने वाले, जो कि देखा जाए तो एक दूसरे के साथ काफी हद तक इंटरलिंक है। अभी जैसे कि भारत और चाइना के बीच पिछले 2 सालों से लद्दाख में फेसअप जैसी सिचुएशन चल रहा है, और इसी बीच भारत और चाइना के बीच भी रशिया और यूक्रेन जैसे लड़ाई होने की खतरा बना हुआ है। अब इन दोनों की तरफ से पिछले 2 सालों से बातचीत करने के साथ साथ मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को करके भी रखा गया, और भारत की तरफ से भी हर फ्रंट में चाइना को मैच करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि आज नहीं तो कल चाइना जरूर भारत पर हमला करने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चाइना अभी अपनी डिफेंस बजट को काफी तेजी के साथ इंक्रीज कर रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस साल की बात करें तो चाइना की तरफ से अभी अपनी बजट को लगभग 7.1% इंक्रीज किया गया, और इस बार चाइना की तरफ से 2022 के लिए लगभग $230 बिलियन को अपनी डिफेंस बजट के लिए एलोकेट किया गया। जबकि भारत की बात करें तो हमारी डिफेंस बजट लगभग 70 बिलियन के आसपास ओवर कर रही है। अब ऐसे में अगर हमको चाइना को मिलिट्री स्ट्रेंथ में और फोर्स में मैच करना है तो हमें अपनी डिफेंस बजट को भी उसी रेट में इंक्रीज करने की जरूरत पड़ने वाली है, वरना हम कभी भी चाइना के मिलिट्री प्रोग्राम को मैच नहीं कर पाएंगे।
पिछले साल चाइना की तरफ से पहली बार अपनी डिफेंस बजट को $200 बिलियन के ऊपर लिया गया था और पिछली बार चाइना की तरफ से अपनी डिफेंस बजट को लगभग 6.8% के आसपास इंक्रीज किया गया था। अभी देखा जाए तो पिछली बार के मुकाबले इस बार चाइना की तरफ से अपने डिफेंस बजट को टोटल इंडियन डिफेंस बजट की लगभग आधी अमाउंट में इंक्रीज कर दिया गया। यानी कि इस बार डिफेंस बजट में चाइना प्रीवियस बजट के मुकाबले लगभग $30 बिलियन के आसपास अपनी बजट को बढ़ा चुकी है और ये एक मेजर कारण है जिस वजह से चाइना अपनी मिलिट्री प्रोग्राम को भारत के मुकाबले काफी तेजी के साथ डेवलप कर पाता है। तो अगर हमको चाइना को मैच करना है तो हमें भी अपनी डिफेंस बजट को उसी रेट में इंक्रीज करना पड़ सकता है, वरना हम आगे चल के चाइना को मिलिट्री स्ट्रेंथ में कभी भी मैच नहीं कर पाएंगे। अगला अपडेट भी एक मिक्स्ड अपडेट होने वाला है जिसमें हम एक ही हेडलाइन के अंदर काफी सारे अपडेट को कवर करने वाले हैं और हो सके तो आज की वीडियो को हम लोग जितना छोटा हो सके उतना छोटा बनाने की कोशिश करेंगे। अब इसका कारण क्या है वो हम लाइव स्ट्रीम के दौरान बातचीत कर सकते हैं, जो कि हमारी अनसीज क्रेजी चैनल पर आने वाली है। तो फिलहाल के लिए पहला अपडेट डीआरडीओ की तरफ से है। डीआरडीओ की तरफ से भी प्रीमियर एक्सप्लोजिव नाम की एक कंपनी के साथ 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने की बात सामने आई है। इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत लगभग 17.7 करोड़ है, जिसमें पहले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रीमियर एक्सप्लोसिव की तरफ से डीआरडीओ की हाई एनर्जी मेटल रिसर्च लैबोरेटरी को प्राइमरी एक्सप्लोसिव मटेरियल को सप्लाई किया जाएगा, जिसके बाद सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रीमियर एक्सप्लोसिव की तरफ से डीआरडीएल को R3 रॉकेट मोटर को सप्लाई किया जाएगा। इसमें पहले कॉन्ट्रैक्ट की कीमत लगभग 4.5 करोड़ है और सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इसकी कीमत लगभग 13.2 करोड़ का है। इसके अलावा इसके अंदर हम एक और अपडेट के बारे में भी बात करने वाले हैं, जो कि इंडियन नेवी की तरफ से है। इंडियन नेवी की तरफ से आज एक बार फिर से ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्ट करने की बात सामने आई है और इस बार ब्रह्मोस मिसाइल की जिस वेरिएंट को टेस्ट किया गया था, ये ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सटेंडेड रेंज वाली वेरिएंट था, यानी कि ये लगभग 450 किलोमीटर स्ट्राइक कर सकता है और इस बार इसको INS चेन्नई से फायर किया गया था, जो कि इंडियन नेवी की कोलकाता क्लास के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। और अभी की बात करें तो अभी INS विशाखापट्टनम के बाद ये व्हाट्सएप इंडियन नेवी का सबसे खतरनाक डिस्ट्रॉयर है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है और अभी हम इंडियन आर्मी को लेके भी 2 से 3 अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, जिनको हम एक ही हेडलाइन के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले आपको पता होगा कि हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के बाद अभी तक भारत की तरफ से अपनी नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को सिलेक्ट नहीं किया गया और ये भी एक बहुत ही सिलेक्टिव ऑप्शन होने वाली है, क्योंकि बहुत ही सोच समझकर किसी को भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है। अभी तक बताया जा रहा था कि एस्टिमेशन के मुताबिक अगर हमारे नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर किसी को अपॉइंट किया जाएगा तो उनमें से सबसे पहला जो नाम होने वाला है वो हमारे वर्तमान के आर्मी चीफ जनरल MM नरावने जी का होने वाला है। उनके बाद अगर किसी को इस पद के लिए सुइटेबल दावेदार माना जा सकता है तो वो हमारे प्रीवियस एयरफोर्स के चीफ भदौरिया जी हो सकते हैं, लेकिन जैसे कि वो अभी रिटायर हो चुके हो तो उनको वापस अभी सर्विस में लाना पॉसिबल है कि नहीं, ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि बताया गया था कि वो अपनी सर्विस को एक्सटेंड करने के लिए राजी नहीं हुए थे और जब उनका रिटायरमेंट आया तो वो टाइम पर रिटायरमेंट ले गए थे, वरना वो चाहते तो उनकी सर्विस पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता था, जिसके बाद उनको आराम से नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता था। और वो भी जनरल बिपिन रावत जी के बाद एक बहुत ही ताकतवर लीडर थे और मेरे हिसाब से उनको उनकी सर्विस पीरियड के दौरान इंडियन एयरफोर्स का फेस भी कहा जा सकता था। वो जनरल बिपिन रावत जी की तरह इंडिजिनस डिफेंस इक्विपमेंट पर ज्यादा फोकस कर रहे थे और अगर उनको नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया होता तो यकीनन इससे हमारे इंडिजिनस वेपन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम को काफी ज्यादा फायदा होने वाला। इसी बीच जब हमारे वर्तमान के आर्मी चीफ जनरल MM नरावने नॉर्थ ईस्ट के विजिट पर गए हुए थे और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में इंडियन आर्मी की प्रिपेयर्डनेस को चेक कर रहे थे, तभी इंडियन आर्मी की तरफ से एक रैपिड रिस्पांस एक्सरसाइज को और एयरबोर्न एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था, जो कि अभी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर किया गया था, जो कि स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेटेजिकली इंडिया और चाइना के बीच होने वाली किसी भी लड़ाई में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करने वाला है। अगला अपडेट रशिया और यूक्रेन की तरफ से। 1-2 दिन पहले रशिया की तरफ से बताया गया था कि वो अभी यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वहां से बाहर निकालने में मदद करने वाले हैं और जरूरत पड़ने पर खुद रशियन एयरक्राफ्ट उनको भारत छोड़ने के लिए आने वाले हैं। इसी बीच आज रशिया की तरफ से यूनाइटेड नेशन में बताया गया था कि अभी रशिया की तरफ से ईस्टर्न यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय स्टूडेंट्स को और बाकी किसी भी फॉरेन सिटीजन्स को वहां से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए बंदोबस्त किया जा रहा है और इसके लिए रशिया की तरफ से अभी लगभग 130 बसेस को रेडी करके रखा गया है, जो कि नेकोचिवा और सुज्जा चेक पॉइंट पर मौजूद है और ये यूक्रेन की खार्किव रीजन में मौजूद सभी फॉरेन सिटीजन्स को रशिया में लाने की कोशिश करने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ ही अभी रशिया की तरफ से यूक्रेन के ऊपर भी एक संगीन आरोप को लगाया गया है, जिसमें ये बताया गया कि यूक्रेन की तरफ से अभी लगभग 3700 इंडियन
सिटीजन को बंधक बनाकर रखा गया। इससे पहले भी रशिया की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट दिए गए थे, लेकिन तब एग्जैक्टली ये बताया नहीं गया था कि यूक्रेन की तरफ से कितने इंडियन को बंधक बनाकर या ऐसे कंडीशन में रखा गया था। पर इस बात को उस दौरान सीधे तौर पर इंडियन एम्बेसी और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से रिजेक्ट किया गया था कि अभी तक ऐसी कोई भी अपडेट सामने नहीं आई जिसमें किसी भी इंडियन सिटीजन को बंधक बनाकर रखा गया। लेकिन अभी अगर रशिया जिन इंडियन सिटीजन को यूक्रेन की तरफ से बंधक बनाकर रखने की बात की जा रही है, दावा किया जा रहा है, एक बार उनको अगर रशिया इवैक्यूएट करने में कामयाब हो जाता है तो उसके बाद सच्चाई का पता चलने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।